what happens when metal is poured in the mold? जब भी आप मेटल मोल्ड में डालते हैं तो क्या होता है और हाउ इट अफेक्ट्स द कास्टिंग क्वालिटी, उसके ऊपर हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। बेंटोनाइड वर्क्स एज ए बाइंडर, जैसे आपको पता है कि बेंटोनाइड वर्क्स एज ए बाइंडर, वेयर एज कोल कंपाउंड वर्क्स एज ए कुशनिंग एजेंट। बेंटोनाइड क्या काम करता है? बाइंडिंग का काम करता है। कोल कंपाउंड क्या काम करता है? कुशनिंग एजेंट का काम करता है। ईच लेयर ऑफ सैंड ग्रेन इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ बेंटोनाइड। आपको पता है जैसे कि सैंड का हर ग्रेन के ऊपर बेंटोनाइड का लेयर आता है, बेंटोनाइड का कवरिंग आता है। कोल कंपाउंड इज सिचुएटेड इन बिटवीन टू सैंड ग्रेन्स। ये एक्चुअली पिक्चर मैंने दिखाया था, ये वाला पिक्चर है एक्चुअली, वो पीछे रह गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सैंड ग्रेन्स के बीच में कोल कंपाउंड है और सैंड के बाजू में हमें बेंटोनाइड का लेयर दिखाई दे रहा है। जो दूसरा पिक्चर है उसमें आप देखेंगे कि कास्टिंग है, और कास्टिंग को जब पोरिंग होता है तो क्या होता है, जो नियरर फेस होता है, कास्टिंग का जो नियरर मोल्ड का फेस होता है, इट स्टार्ट बर्निंग, उसको हॉट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मेटल उसके कांटेक्ट में आता है, स्टार्ट गेटिंग हॉटर, और जैसे जैसे आप मेटल से दूर जाएंगे या बॉक्स के बाहर की तरफ जाएंगे, क्या होगा, ये हॉटनेस कम होता जाएगा, आपकी सैंड ठंडी रहती रहेगी, और जैसे आप कास्टिंग की तरफ जाएंगे तब आपकी सैंड ज़्यादा हॉट होने लगेगी। सो यू कैन सी हियर in my on your right you can see a point that is sand burning more near to casting। जो भी कास्टिंग के नज़दीक की सैंड है वो क्या होगी, ज़्यादा बर्न होगी। लेफ्ट में है सैंड बर्निंग लेस अवे फ्रॉम द कास्टिंग, जो भी सैंड कास्टिंग से दूर है वो क्या होगी, कम बर्न होगी। सो मोल्ड टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे क्या होगी, सैंड आपकी ज़्यादा बर्न होना चालू होगी। जैसे आप कास्टिंग से दूर जाओगे आपकी जो बर्निंग है, जो सैंड की टेम्परेचर है वो कम होती जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर पोरिंग सैंड लेयर एडजेसेंट टू मोल्ड मेटल और कास्टिंग एट रूम टेम्परेचर। जो पोरिंग से पहले पूरी बॉक्स जो है उसका पूरा सैंड है वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर के होगा। आफ्टर वी पोर द मेटल इनसाइड द मोल्ड, फर्स्ट लेयर ऑफ सैंड गेट्स हीटेड फर्स्ट। पहले क्या होगा, जो कास्टिंग के नज़दीक का या मेटल के नज़दीक का जो सैंड का लेयर है, पहला लेयर है, वो क्या होगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। सैंड टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज अबव 110 डिग्री एंड ऑल मॉइस्चर फ्रॉम द लेयर ऑफ द सैंड इवैपोरेटेड। वो क्या होगा, धीरे धीरे हीट हो जाएगा, और 110 डिग्री के आगे जाएंगे तो डेफिनेटली द मॉइस्चर फ्रॉम द सैंड विल बी गेट इवैपोरेटेड। नॉर्मली वी नो इट। नेक्स्ट इज सैंड हीटिंग एंड सैंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन सैंड टू मेटल रेशो। सैंड हीटिंग और सैंड टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द सैंड टू मेटल रेशो। जितना आपका मेटल उस सैंड में ज़्यादा रहेगा उतना क्या होगा, आपका सैंड टू मेटल रेशो क्या होगा, इट विल बी लेस। इफ द रेशो इज लेस मीन्स मोर मेटल इज ऑक्यूपाइड इन लेस सैंड, टेम्परेचर गेट्स मोर एंड दस मोर बेंटोनाइट गेट्स बर्न, हेंस मोर बेंटोनाइट रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट टर्न टू गेट सेंजी सेल्स। मतलब आप अगर 200 किलो सैंड है, उसमें अगर आप 50 केजी का कास्टिंग बना रहे हो और 200 किलो सैंड में 25 किलो का कास्टिंग बना रहे हो, तो क्या होगा, जहाँ पर आप 50 किलो का कास्टिंग बना रहे हो वहाँ पर आपका सैंड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा, उसका हीटिंग ज़्यादा होगा। उसके वजह से क्या होगा, उसका बेंटोनाइट जो भी है उसका डिटोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जितना डिटोरेशन ज़्यादा होगा उतना आपको अगली बार उसमें बेंटोनाइट ज़्यादा डालना पड़ेगा। वहीं पे अगर 200 किलो सैंड में आप 25 किलो का कास्टिंग बना रहे हो तो हीटिंग विल बी लेस, हीटिंग लेस है तो डेफिनेटली द बेंटोनाइट डिटोरेशन विल बी लेस, और उसके बाद आपको जो अगली बार आपको जो बेंटोनाइट डालना है दैट विल बी आल्सो लेस। तो जैसे भी आपका सैंड टू मेटल रेशो ज़्यादा रहेगा, यू हैव टू इंक्रीज योर बेंटोनाइट एडिशन, यू हैव टू इंक्रीज योर बेंटोनाइट कंजम्पशन, सो दैट इन नेक्स्ट टर्न यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग द प्रॉपर्टीज। तो अभी आप जब भी प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा सैंड टू मेटल रेशो क्या है। अगर आपका सैंड टू मेटल रेशो कम है, इसका मतलब आप कम सैंड में ज़्यादा मेटल ले रहे हो, तो उसी टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उसी टाइम पर आपको बेंटोनाइट का एडिशन बढ़ा देना चाहिए, ताकि अगली बार अगले टर्न के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट थिंग इज एट 480 डिग्री सेंटीग्रेड
सैंड ग्रेन गेट्स स्वेल एंड एक्सपांड। जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है, सैंड जब हीट होता है इट गेट्स एक्सपांडेड, और वो एक्सपांड जब भी होगी तो उसको जगह चाहिए, वो एक्सपांड होने के बाद उसको ऑक्यूपाई करने के लिए कोई तो जगह चाहिए, एंड दैट स्पेस इज बीन प्रोवाइडेड बाय कोल कंपाउंड। मैंने पहले हमने बताया कि कोल कंपाउंड क्या करता है, इट अलाउज सैंड ग्रेन टू ऑक्यूपाई दैट एक्सपांशन। ड्यू टू कोल कंपाउंड इट प्रोवाइड्स द स्पेस टू एक्यूमुलेट दिस सैंड ग्रेन एक्सपांशन। नेक्स्ट इज एट 650, 650 डिग्री के ऊपर क्या होता है, कोल कंपाउंड्स गिव टार, डांबल आ जाता है, यानी कार्बन बाहर निकल के आता है, एंड इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक, जहाँ पर ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, एंड इट फॉर्म्स CO। CO का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या तैयार होता है, एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर तैयार होता है मोल्ड के अंदर, और दैट रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इफेक्ट एक्ट एज ए थिन लेयर। क्या करता है वो, एक्ट एज ए थिन लेयर बिटवीन सैंड ग्रेन एंड मेटल। सैंड ग्रेन और मेटल के ऊपर क्या करता है, एक थिन लेयर बनाता है, जिसके वजह से क्या होता है, यू गेट अ बेटर सरफेस फिनिश। आपका जितना CO यानी कार्बन जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा उतना CO ज़्यादा अच्छा आएगा, CO जितना अच्छा आएगा उतना ही आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बेहतर रहेगा, आपकी फिल्म अच्छी रहेगी, और फिल्म जितनी अच्छी रहेगी उतना आपका सैंड का सरफेस फिनिश अच्छा रहेगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोल बॉन्ड का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है सैंड प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट इज हाउ टू अचीव गुड सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश अगर हमें अच्छा अचीव करना है तो क्या क्या करना चाहिए। एक तो हमने कोल बॉन्ड के ऊपर देखा, कोल बॉन्ड में आपका कार्बन 650 के ऊपर आ जाना और CO तैयार हो जाना, वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर तैयार हो जाना, एक थिन फिल्म जो जनरेट होती है वो तैयार होना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उसी के साथ में क्या क्या और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ कास्टिंग सरफेस डिपेंड ऑन मोल्ड सरफेस एट स्किन फॉर्मेशन। यानी हमने जो बताया अभी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद है स्किन फॉर्मेशन 750 to 1050 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज AFS नंबर, आपका जो AFS नंबर है उसके ऊपर आपका सरफेस फिनिश डिपेंड रहेगा। जितना AFS नंबर ज़्यादा रहेगा उतना आपका सरफेस फिनिश बेहतर रहेगा, जितना आपका AFS नंबर कम रहेगा उतना आपका सरफेस फिनिश डिटोरेट होने के या फिर रफ सरफेस फिनिश जाने के चांसेस है। क्योंकि अगर आप 50-55 का सैंड इस्तेमाल करोगे इसका मतलब आपका सैंड कोर्सर है, कोर्सर सैंड रहेगा तो आपका सरफेस फिनिश इतना अच्छा नहीं आएगा। आपका सैंड 60-65 का है, इसका मतलब आपका सैंड फाइन है, तो फाइन सैंड में आपको सरफेस फिनिश बेहतर मिलेगा। नेक्स्ट इज योर AFS, आपका AFS नंबर स्मूथ रहेगा तो आपका सैंड बेहतर, आपका सरफेस फिनिश बेहतर आएगा। नेक्स्ट इज योर लो मॉइस्चर, जैसे मैंने बताया मॉइस्चर जितना कम है, मॉइस्चर मतलब फ्री मॉइस्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री मॉइस्चर। फ्री मॉइस्चर जितना कम होगा उतना क्या होगा, आपका सरफेस फिनिश बेहतर आएगा। सैंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि सीव डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीव डिस्ट्रीब्यूशन जितना आपका सही रहेगा उतना आपका सरफेस फिनिश बेहतर आने के चांसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऊपर नीचे से जो 3 सीव छोड़ के ऊपर मतलब बीच वाली 3 सीव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करती है। 212, 150 पर्टिकुलरली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, 150 और 212 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन improving your surface finish. Next one is above that every 10 degree room temperature of return sand is very important. जैसे मैंने बताया room temperature of return sand is important. अगर वो कितना होना चाहिए तो room temperature plus 10 डिग्री, उससे ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, every 10 degree rise in temperature will deteriorate your bentonite efficiency by 15%. अगर आपका रूम टेम्परेचर 35 है तो 45 तक होना चाहिए, वो अगर 55 है तो आपका 15% बेंटोनाइट का एडिशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू आर गेटिंग 15% लेस इफिशिएंसी इन बेंटोनाइट। और जैसे आप बेंटोनाइट बढ़ाओगे तो आपको मॉइस्चर बढ़ाना पड़ेगा, मॉइस्चर बढ़ाओगे तो देयर आर चांसेस दैट मॉइस्चर बढ़ाओगे तो आपको चांसेस है कि आपका जो भी ब्लोअल का चांसेस है या फिर रफ सरफेस का चांसेस है वो आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज डेड क्ले। डेड क्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन।
डेड क्ले जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका सरफेस फिनिश डिटोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा। इसलिए डेड क्ले को कम करना है। डेड क्ले को कम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। नंबर एक, आप डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। डस्ट जितने ज़्यादा बाहर निकाल सकते हो उतना आपका डेड क्ले कम हो जाएगा, नंबर वन। और नंबर टू इज़ यू हैव टू डाइल्यूट योर डेड क्ले। आपको आपका डेड क्ले क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए क्या करना है, डाइल्यूट करने के लिए आपको फ्रेश सैंड का एडिशन बढ़ाना है। नेक्स्ट इज कोल कंपाउंड टू रफ। कोल कंपाउंड क्या करना है आपको, उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है। अगर ज़्यादा रफ कोल कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उससे भी आपका सरफेस फिनिश खराब होने के चांसेस है। सैंड टू मेटल रेशो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सैंड टू मेटल रेशो आपका जितना लेस रेशो रहेगा, मतलब आप कम सैंड में ज़्यादा मेटल बनाने की कोशिश करोगे, इट विल हैम्पर योर बेंटोनाइट इफेक्टिवनेस एंड आल्सो हैम्पर योर सरफेस फिनिश। तो एक ऑप्टिमाइज सैंड टू मेटल रेशो होना इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा रहेगा तो इट विल हैम्पर योर क्वालिटी ऑफ सैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सरफेस फिनिश। अगर कम रहेगा तो क्या होगा, यू आर लूजिंग योर कॉस्ट। तो अब उतने सैंड में मैं ज़्यादा मेटल बना सकता हूँ लेकिन नहीं बना रहा हूँ, तो यू विल बी लूजिंग योर कैपेसिटी, यू विल लूजिंग योर ऑन द कॉस्ट फ्रंट, यू विल बी लूजिंग ऑन योर कैपेसिटी फ्रंट। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन करना हो चाहिए कि मेरा इस सैंड में मैं कितना मेटल बना सकता हूँ जिससे मैं प्रॉपर्टीज भी मेंटेन करूँ और मेरा जो कैपेसिटी है उसको भी ऑप्टिमाइज करूँ। सो दैट यू हैव टू डिसाइड, इट डिपेंड्स ऑन इन एवरी फाउंड्री, डिपेंड्स ऑन योर फाउंड्री टू फाउंड्री, प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सैंड प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, सैंड प्लांट के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, सैंड प्रॉपर्टीज कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं मेटल के बारे में हमेशा बोलता हूँ, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट इन डक्टाइल आयन, उसी तरह सैंड में भी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सारी चीज़ों में, आप डेड क्ले कंट्रोल करना चाहते हो, मॉइस्चर कंट्रोल करना चाहते हो, रिटर्न सैंड का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हो, आप बेंटोनाइट कॉर्बन का एडिशन मेंटेन करना चाहते हो, आप मिक्सर का कंडीशन मेंटेन करना चाहते हो, ऑल दिस रिक्वायर लॉट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन योर प्रोसेस, डिसिप्लिन इन योर एक्टिविटीज एंड लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर प्रोसेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर डे पर शिफ्ट। मोर आर द नंबर ऑफ टर्न्स, more will be return sand temperature, more bentonite will require to achieve same sand parameter। जैसे मैंने पहले भी बताया ये चीज़ आपको कि जितनी आपकी सैंड कम रहेगी उतना आपका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सैंड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम कम रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो आपका सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका बेंटोनाइट का डिटोरेशन ज़्यादा होगा, और जितना आपका बेंटोनाइट का डिटोरेशन ज़्यादा रहेगा उतना आपका बेंटोनाइट की इफिशिएंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज पोरिंग टेम्परेचर टू हाई। जितना आपका टेम्परेचर पोरिंग का ज़्यादा रहेगा उससे भी आपका रफ सरफेस फिनिश खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर पोरिंग टेम्परेचर ऑल्सो। पोर गैस वेंटिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर। सैंड के सिवा यहाँ पर गैस वेंटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग गुड सरफेस फिनिश। आपका जितना वेंटिंग अच्छा रहेगा, आप जितना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर मॉइस्चर है, फ्री मॉइस्चर है, यहाँ पर CO है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गैस जनरेट होने वाला है, क्योंकि मोल्ड के अंदर जो हवा है वो मेटल आने के बाद उसके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होने वाला है, गैस जनरेट होने वाला है, या फिर मेटल को जो अगर मोल्ड के अंदर के वॉइड्स को कंटेन करना है तो मोल्ड के अंदर जो वॉइड्स में जो हवा है उसको बाहर निकालना है, और वो हवा बाहर निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं जगह बनानी है, दैट इज वी कॉल्ड एज अ वेंटिंग। अगर वो वेंटिंग सही नहीं है तो क्या होगा, आपका वो जो गैस है वो कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांसेस है, और वो गैस अगर ट्रैप हो जाएगा तो आपका क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा मेटल का, और एक्सप्लोजन के वजह से आपका सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा। साथ ही में आप कई सारे कोर इस्तेमाल करते हो तो कोर का भी गैस उसमें ऐड हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए टैकल करने के लिए, सारी चीज़ों को काउंटर अटैक करने के लिए आपका वेंटिंग जो है, मोल्ड का वेंटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लो एलॉय BM भी आपका जो रहेंगे तो डेफिनेटली आपका सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा। आप एक्सेस डीजल इस्तेमाल करते हो पैटर्न के ऊपर तो उसके वजह से भी आपका सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा, क्योंकि डीजल के वजह से क्या होगा, मेटल एक्सप्लोजन हो जाएगा और फिनिश खराब हो जाएगा। इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सैंड, मैंने बताया कि इसलिए आपका स्क्रैपर, बीटर, उस
उसका सही कंडीशनिंग होना, मिक्सर का मेंटेनेंस सही होना इम्पोर्टेंट है। आपका जो साइकिल है, वेट मिक्सिंग साइकिल और ड्राई मिक्सिंग साइकिल सही होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर हाई एक्टिव क्ले। क्या? हाई एक्टिव क्ले। आपका एक्टिव क्ले अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसके कारण भी आपका सरफेस फिनिश खराब होने के चांसेस है। इनसफिशिएंट सैंड वॉल्यूम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनसफिशिएंट सैंड वॉल्यूम से क्या होगा, नंबर ऑफ टन्स बढ़ेंगे। सो इट शुड बी मिनिमम 85%। लेस कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द कोल्ड कंपाउंड। कोल्ड कंपाउंड के ने अगर कुशनिंग इफेक्ट नहीं ज़्यादा दिया तो क्या होगा, अपने आप वो जो फिल्म है वो फिल्म सही नहीं होगी, सही फिल्म नहीं होगी तो डेफिनेटली योर सरफेस फिनिश विल गेट हैम्पर। यूज ऑफ फाइन सैंड फॉर कोर मेकिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग ओवरऑल सैंड सीव्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एएफएस व्हिच हेल्प्स इन गेटिंग सरफेस फिनिश। आपका जो सैंड है, जो कोर मेकिंग का सैंड है, वो जितना फाइन रहेगा उतना आपको हेल्प होगा आपका सरफेस फिनिश इंप्रूव करने में। नेक्स्ट इज डस्ट एक्सट्रैक्शन। डस्ट एक्सट्रैक्शन से क्या होगा, बिकॉज यू आर एक्सट्रैक्टिंग द डस्ट, योर डेड क्ले विल बी लेस, डेड क्ले विल बी लेस, योर सरफेस फिनिश विल बी बेटर। एंड नेक्स्ट इज योर सैंड कूलर इफिशियंसी। आपका सैंड कूलर का इफिशियंसी कैसा है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। सैंड इनपुट टेम्परेचर और आउटपुट टेम्परेचर में कितना फर्क है, क्या आपका सैंड अंदर जाने के बाद बाहर जब सैंड निकलती है वेदर इट इज गेटिंग कूल्ड और नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मिक्सर का मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह सैंड कूलर का मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी आपको प्रिवेंटिव मेजर में लेके उसे रेगुलरली और कंसिस्टेंटली करना चाहिए ताकि आपका सैंड कूलर इफिशिएंटली काम करे। एक पिक्चर है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सरफेस फिनिश के मायने क्या क्या है। सरफेस फिनिश का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मैंने कुछ 2-3 अलग अलग स्लाइड को एक में ढाल के ये टोटल पिक्चर बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको पिक्चर्स भी दिख रहे हैं जो कास्टिंग का फिनिश कैसा है, उसका आर वैल्यू क्या होना चाहिए और वो वेदर इज एक्सेप्टेबल फॉर शेल मोल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और डाई कास्टिंग और फॉर फेरस ग्रीन सैंड कास्टिंग। तो यू कैन यूज दिस स्लाइड फॉर अंडरस्टैंडिंग यूर रिक्वायरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश और मेरा अभी क्या चल रहा है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। यू कैन एबल टू कंपेयर इट, यू कैन यूज इट एज ए कंपेरेटर basically. Now we go to the summary of this. Basically, this is the summary kind of thing. There are 3 slides where we are trying to summarize whatever we have discussed so far and try to understand the importance of various process control parameters, various activities in the sand plant and how we can able to improve on them. Number 1 is shakeout properties. तो सबसे पहले अगर आपको ग्रीन सैंड में इम्प्रूवमेंट करना है, उसको कंसिस्टेंसी को जानना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज योर शेकआउट प्रॉपर्टीज, दैट इज पिल ऑफ। अगर आपको जानना है कि मेरा सैंड का प्रॉपर्टीज कैसा है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो एंड सी इज योर पिल ऑफ एट योर नॉकआउट और शेकआउट। आपका पिल ऑफ कैसा है, पिल ऑफ अच्छा है या खराब है, उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि आपका सैंड प्रॉपर्टीज कैसा चल रहा है। नेक्स्ट वन इज योर रिटर्न सैंड टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज योर रिटर्न सैंड टेम्परेचर। रिटर्न सैंड का टेम्परेचर मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर करने से आपको पता चलेगा कि मेरा रिटर्न सैंड का टेम्परेचर क्या आ रहा है, उसका प्रॉपर्टीज़ में आपका मॉइस्चर भी आएगा। तो यू हैव टू कंटिन्यूसली वेरीफाई कि मेरा रिटर्न सैंड में मॉइस्चर कितना आ रहा है, वेदर इट इज़ इन द रेंज और नॉट। अगर नहीं है तो व्हाट यू हैव टू मेक सम अरेंजमेंट सो दैट यू कैन स्प्रिंकल द सम वाटर ऑन द बेल्ट और नियर हॉपर और समथिंग लाइक दैट एंड यू कैन adjust that particular moisture in your return sand. उसके वजह से आपका टेम्परेचर का रिटर्न सैंड का टेम्परेचर भी कम हो सकता है। सो यू हैव टू मॉनिटर रिटर्न सैंड टेम्परेचर। नेक्स्ट इज योर सैंड कूलर। सैंड कूलर की इफिशियंसी, इनपुट टेम्परेचर क्या है, आउटपुट टेम्परेचर क्या है, मेरा सैंड कूलर चालू है कि नहीं चालू है। और इट हैज़ टू बी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट व्हेनेवर योर सैंड कूलर इज नॉट वर्किंग you have to stop the production, because bypassing the sand cooler is going to heat your sand temperature. उससे आपका sand temperature बढ़ेगा, sand temperature बढ़ेगा तो definitely it will hamper your sand properties, sand quality और finally it will hamper your casting quality और casting के defects आना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका sand cooler breakdown है तो you have to stop your production. This is very important.
नेक्स्ट इज डस्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सिस्टम। डस्ट का एक्सट्रैक्शन है सिस्टम में से, वो आपको मॉनिटर करना है कितना डस्ट जनरेट हो रहा है, उसका वेट कितना है, परसेंटेज कितना है, उस डस्ट का प्रॉपर्टीज़ क्या मिल रहा है, वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले स्लाइड्स में बताई हुई है। तो यू हैव टू जस्ट वेरीफाई इट, आपको रोज का रोज उसको मॉनिटर करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डस्ट इज बिन डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम इज रनिंग, you are getting that dust, you are weighing it, you are comparing it on daily basis. इनपुट सैंड टेम्परेचर, आउटपुट सैंड टेम्परेचर, सैंड कूलर का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड, मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड, सैंड में मॉइस्चर कंटेंट रिटर्न सैंड में कितना आ रहा है वो आपको वैलिडेट करना है, उसको चेक करना है और उसका रिकॉर्ड रखी करना है। सैंड एडिटिव्स, सैंड एडिटिव्स का एडिशन रेट मतलब आपने कुछ एडजस्ट किया है, मतलब आपने 500 की मिक्सर के लिए 5 किलो बेंटोनाइड वहाँ पर सेट किया है, लेकिन 5 किलो गिर रहा है, 4,800 गिर रहा है, 4,500 गिर रहा है या 5,200 गिर रहा है, वो आपको वेरीफाई करना है, उसको रीकरेक्ट करना है। अगर वो गलत है तो उसको री एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सैंड एडिटिव्स अगर कम ज़्यादा रहेंगे तो प्रॉपर्टीज आपको कंसिस्टेंट नहीं मिलने वाली है। तो सैंड एडिटिव्स को वैलिडेट करना, उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मिक्सर कंडीशन एंड मेंटेनेंस। मिक्सर का कंडीशन मेंटेनेंस, जैसे कि ब्लेड गैप है, रोटर है, स्क्रैपर है, मिक्सर का क्लीनिंग है, जो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक चेकलिस्ट भी दी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, दिस चेकलिस्ट ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस एंड मॉनिटर इट एंड कंट्रोल इट। नेक्स्ट इज योर मिक्सिंग साइकिल। मिक्सिंग साइकिल में ड्राई मिक्सिंग टाइम और वेट मिक्सिंग टाइम है, मैंने आपको बताया। यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन ऑप्टिमाइज ड्राई मिक्सिंग टाइम एंड वेट मिक्सिंग टाइम, आपको खुद का निकालना पड़ेगा। उसके उस ऊपर आपको वो यू शुड बी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन दैट नो वन इज अलाउड टू चेंज इट अनलेस एंड अनटिल देयर इज समबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल। मिक्सिंग साइकिल्स को चेंज करना या फिर बेंटोनाइट कोलबॉन को चेंज करना, इसके लिए स्पेसिफिक अथॉरिटी होनी चाहिए, वही आदमी उसको चेंज करना चाहिए। और जब भी वो चेंज करता है ही शुड डॉक्यूमेंट इट फॉर सम रीज़न, क्या था, मैंने क्या चेंज किया और क्यों चेंज किया, और जब चेंज किया उसके बाद वेदर द प्रॉपर्टीज आर विद इन रेंज और नॉट। तो ये किसी को एक जिम्मेदारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन या ओनरशिप देना इंपॉर्टेंट है, और वही आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ों को चेंज करने के लिए। मुझे तो याद है हमने एक बार तो जो बेंटोनाइट गिरता है उसके पीएलसी को भी ताला लगा दिया था, बिकॉज पीपल आर चेंजिंग इट इन द नाइट शिफ्ट। ड्राई मिक्सिंग, वेट मिक्सिंग टाइम दे आर चेंजिंग इन द नाइट शिफ्ट बिकॉज दे वांट टू फिनिश द वर्क अर्लियर। को क्या करना है, जल्दी से मोल्ड बनाना है और 2 घंटा सोना है। So what they will do, they will reduce this wet mixing time, they will reduce this dry mixing time। उससे जल्दी जल्दी घानी निकल जाएंगी, जल्दी से मोल्ड बनाएंगे और आराम से 2 घंटा सोएंगे। सो टू अवॉइड दैट वी हैव टू हैव गुड कंट्रोल्स ऑन दिस थिंग्स। तो उसके लिए अगर आपको जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उसको आपको लेना होगा, ताकि आप इसको मॉनिटर कर सके, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट इज योर फ्रेश सैंड एडिशन। फ्रेश सैंड एडिशन हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। इट डिपेंड्स अगेन ऑन व्हाट इज योर डेड कंटेंट क्या है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका कोर इन्फ्लक्स कितना जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर कोई दिन ऐसा है आपका कोर इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे आज के प्रोडक्शन प्लानिंग में बहुत सारे कोड आइटम है जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा कोर सैंड अंदर जा रहा है, सो यू कैन स्टॉप योर फ्रेश सैंड फॉर 1 डे। तो उस दिन आप अपना फ्रेश सैंड रोक सकते हो। आपको लग रहा है कि मेरा आज कोई भी कोड आइटम नहीं है और सब नॉन कोड आइटम है, तो यू कैन 2% की जगह वहाँ पर आप 3% फ्रेश सैंड डाल सकते हो। तो यू हैव टू डू दिस इन योर प्रोडक्शन प्लानिंग। और प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से आपको फ्रेश सैंड और कोर इन्फ्लक्स का सही संतुलन रखना होगा, सही तरीके से उसको मैनेज करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज कोर इन्फ्लक्स एडेड इन द सिस्टम। मैंने आपको अभी बताया कि फ्रेश सैंड और कोर इन्फ्लक्स दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सही तरीके से मैच करना होगा। नेक्स्ट वन इज सैंड टू मेटल रेशो। सैंड टू मेटल रेशो भी आपको प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से देखना है कि मेरा आज के प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या सैंड टू मेटल रेशो। कोई हेवी कंपोनेंट में आज पोरिंग कर रहा हूँ तो वो टाइम पे उन 2 घंटों के लिए, वो 3 घंटों के लिए अगर आप बेंटोनाइट बढ़ा देते हो तो क्या हो जाएगा आपका, वैसे भी आपका बेंटोनाइट का डिटोरेशन वो सैंड में ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आपने वो टाइम पे बेंटोनाइट बढ़ा दिया तो शायद ये हो सकता है कि जब वो सैंड रिटर्न सैंड बन के वापस आएगी तो डिटोरेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी
उस सैंड में उतना एक्टिव क्ले रहेगा। रिटर्न सैंड का एक्टिव क्ले, रिटर्न सैंड प्रॉपर्टीज चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस स्लाइड में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा वो भूल गया हूँ। तो रिटर्न सैंड का जो प्रॉपर्टीज है, एक्टिव क्ले है, डेड क्ले है, एलॉय, वीएम, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि मेरा रिटर्न सैंड से मुझे एक्टिव क्ले कितना मिल रहा है एंड व्हाट आई हैव टू ऐड फर्दर। तो मुझे वो भी एक हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है उस प्रॉपर्टीज़ के बाद कि मेरे रिटर्न सैंड में एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ क्या है और व्हाट आई नीड इन द फाइनल। तो उसके वजह से जैसे हम बाथ सैंपल और फाइनल सैंपल देख के लेट एडिशन करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे रिटर्न सैंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेरे फाइनल प्रॉपर्टीज़ मुझे क्या चाहिए, उसके हिसाब से वी कैन shuffle, we can change our bentonite additions accordingly. Next is your pouring temperature is very important. You have to monitor it, you have to control it, you have to optimize it. Next is cooling time and knockout time. This is very important again because आप जितनी जल्दी कास्टिंग को मतलब जितना फास्ट कूलिंग करोगे, जितनी जल्दी नॉकआउट करोगे, उतना आपका सैंड क्या होगा, ज़्यादा गर्म आएगा। इसलिए आपको उसको भी ऑप्टिमाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे यहाँ पर मैं नॉकआउट टाइम कितना रखूँ जिसके वजह से मैं मेरी मशीनेबिलिटी मेंटेन कर सकता हूँ, मेरा हार्डनेस मेंटेन कर सकता हूँ और साथ ही में मेरा सैंड का रिटर्न सैंड का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकता हूँ। तो कूलिंग टाइम और नॉकआउट टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड्स ऑन योर कास्टिंग वेट, डिपेंड ऑन सैंड टू मेटल रेशो, डिपेंड ऑन योर पोरिंग टाइम, डिपेंड ऑन एनी कोर इन्फ्लक्स इनसाइड दैट। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका डिस्टेंस कितना दूर है, पोरिंग के बाद आप कितने दूर नॉकआउट आपका है, उतने कितना टाइम लगने वाला है, लाइन आपका ऑटोमेटेड है या मैनुअल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अफेक्टेड करती है। तो इसलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको उसको डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर डे। कहीं ना कहीं आपको कितने कल मैंने बॉक्सेस पोरिंग किए हैं, कितनी सैंड मैंने मूलिंग की है और मेरे सिस्टम में अभी सैंड कितनी है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा नंबर ऑफ टन्स कितना हुआ है, कल 3 हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुआ है। तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरा डिटोरेशन ऑफ बेंटोनाइट क्या है, मुझे वेदर आई कैन कंटिन्यू विद द सेम एडिशन और आई हैव टू इंक्रीज इट और आई हैव टू रिड्यूस इट। तो आपको कुछ आइडिया जरूर देगा। नेक्स्ट इज योर टोटल सैंड वॉल्यूम इन द सिस्टम। जैसे मैंने बताया, इट शुड बी ऑलवेज 85% मिनिमम। क्ले बॉम्ब फॉर्मेशन कुछ है क्या, आपको देखना चाहिए। अगर है तो इमीडिएटली यू हैव टू चेक योर स्केपर एंड स्केपर गैप जो है वो ब्लेड का, उसको आपको चेक करना चाहिए, या फिर आपको मेंटेनेंस में वो चीज़ आपको पता चलेगी। लेकिन क्ले बॉल्स फॉर्मेशन का मतलब है आपका गैप है वो बढ़ चुका है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट इज योर सैंड गोइंग आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरा सैंड बाहर कितना जा रहा है, मेरा सैंड कितना बाहर जा रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट। देर आर 2 एरियाज फ्रॉम योर सैंड गोज आउट। नंबर 1 इज फ्रॉम योर नॉकआउट। आप जहाँ पर शेकआउट करते हैं, शेकआउट के बाद जो अच्छी मिट्टी है आपके सैंड प्लान में वापस आती है, और जो भी कुछ मिट्टी आपके कास्टिंग को चिपक कर बाहर आती है दैट गोज, और वो जब आप राइजर कटिंग करते हो वहाँ पर वो मिट्टी गिर जाती है। सो दैट सैंड यू हैव टू वेट। आपको वो सैंड महीने में इट कैन नॉट बी डन वन डे, हर रोज का जरूरत नहीं। आप पूरे महीने में एक बार किया तो चलेगा कि ये महीने में मेरे कितनी ट्रॉलीज बाहर गई है सैंड की, मेरा डस्ट कितना बाहर गया है ये महीने में। डस्ट और नॉकआउट की सैंड दोनों मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द आउटगोइंग सैंड इन माय सैंड प्लान, मेरे सैंड प्लान में से कितनी सैंड बाहर गई है। और यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट विथ योर फ्रेश सैंड एडिशन एंड कोर। फ्रेश सैंड एडिशन 100% आप पकड़ सकते हैं, जो कोर एडिशन है उसको आप कुछ फैक्टर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोल्ड बॉक्स यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग 90% सैंड इनसाइड, नोबेक अराउंड 50% सैंड यू गेट इनसाइड, जो सेल का सैंड है उसमें से भी आपको 90% सैंड लगभग मिल जाती है। सो आपको अगर ये तीनों चीज़ों के मिक्स करेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सैंड मेरी बाहर गई है और कितनी सैंड अंदर आई है। दैट शुड मैच, वो कहीं ना कहीं आपकी दोनों चीज़ें मैच होना जरूरी है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी बाहर जाने वाली सैंड बहुत ज़्यादा है, वो हिसाब से आपकी अंदर आने वाली सैंड, फ्रेश सैंड और कोर इन्फ्लक्स वो हिसाब से कम रहेगा, तो डेफिनेटली आप कभी भी आपका सैंड वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई सैंड गोइंग आउट डेटा शुड बी मॉनिटर प्रॉपरली, मेंटेन, एंड इट शुड बी
validated every month. Next one is physical weight of sand additives and sand. जैसे मैंने बताया सैंड एडिटिव्स कितना गिर रहा है, सैंड कितनी गिर रही है, आपको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बेंटोनाइट का एमबी वैल्यू 380 टू 400 यहाँ पर लिखा है, कई कई जगह पे 420 450 भी इस्तेमाल करते हैं. तो इट डिपेंड्स, आपका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो हिसाब से आपका एमबी वैल्यू बेंटोनाइट का मिल रहा है कि नहीं आपको वेरीफाई करना है. इनकमिंग के ऊपर भी वेरीफाई करना है और रेगुलरली भी आपको वेरीफाई करना है. नेक्स्ट वन इज इनकमिंग सैंड, एएफएस एंड सैंड डिस्ट्रीब्यूशन. कमिंग सैंड में क्या देखना है आपको, एएफएस देखना है आपका और सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है. मतलब जो भी कोर की सैंड आप ले रहे हो या फिर फेस सैंड के लिए आप सैंड ले रहे हो, उसका एएफएस देखना और सैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ उसका क्ले कंटेंट भी देखना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जो भी डेड क्ले है या फिर जो क्ले है इट शुड बी लेस दैन 1% ऑलवेज. उसके बाद है कोल कंपाउंड. कोल कंपाउंड में आप जैसे कि बात कर रहे हैं हम कि वीएम इट शुड बी, यहाँ पर मैंने अबाउट 60 लिखा हुआ है, लेकिन इट डिपेंड्स. अगर कोई लोग 50 भी इस्तेमाल करते हैं, 58 भी इस्तेमाल करते हैं, 62 भी इस्तेमाल करते हैं, 62 भी इस्तेमाल करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन विच कोल कंपाउंड यू आर यूजिंग. तो वो हिसाब से आपका जो भी स्टैंडर्ड है रॉ मटेरियल का उस हिसाब से है कि नहीं, उसको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी दीज आर द इनकमिंग इंस्पेक्शन प्लान्स यू हैव टू फॉलो रिगरसली फॉर बेंटोनाइट एंड कोल बॉन्ड. कहीं पे यहाँ पर चूक हो गई तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मेरा सैंड प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज यूर इनकमिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर नॉट मैचिंग. तो उसको चेंज न होने के लिए आपको इनकमिंग स्टेज पे काफ़ी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है. सैंड लीकेजेस, अवॉइड सैंड स्पिलेजेस. हम बात कर रहे हैं कि कम से कम 85% सैंड शुड बी देयर इनसाइड द योर सैंड वॉल्यूम. सैंड वॉल्यूम शुड बी मिनिमम 85%. अगर उसको मेंटेन करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके सैंड प्लांट में जो भी बेल्ट्स है, जो भी रोलर्स है, जो भी कन्वेयर्स है, जो भी बकेट एलिवेटर्स है, वहाँ पर कहीं भी लीकेजेस ना हो. अगर लीकेजेस आर देयर देन डेफिनेटली वहाँ से सैंड लीक होती जाएगी, आपका सैंड का वॉल्यूम कम होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. सो यू हैव टू अवॉइड लीकेजेस. जहाँ पर भी लीकेजेस है इमीडिएटली उसको निकालना चाहिए. जहाँ पर लीकेज हुआ है वहाँ की सैंड वापस आपको सिस्टम के अंदर डाल देनी चाहिए, सो दैट यू कैन मेंटेन योर सैंड वॉल्यूम. नेक्स्ट इज सैंड कूलर मेंटेनेंस. सैंड कूलर का मेंटेनेंस जो भी है वो आपको सही तरीके से करना है. जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे मिक्सर का मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, उसी तरह सैंड कूलर का मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट बाईपास सैंड कूलर. सैंड कूलर को बाईपास नहीं करना चाहिए. सैंड कूलर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी सैंड कूलर के अंदर पानी घूमता है थ्रू द कॉपर ट्यूब्स, तो उसका इनकमिंग और आउटगोइंग टेम्परेचर अगर आप वाटर का भी देखोगे तो आपको पता चलेगा. उसका इनकमिंग टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज लेस दैन 25. अगर वही 40 आपका अंदर आ रहा है सैंड कूलर के अंदर, तो आपकी सैंड ठंडी नहीं होने वाली है. आपको उससे अगर ठंडा करना है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर कूलिंग सिस्टम ऑफ वाटर विच इज़ रनिंग फ्रॉम योर सैंड कूलर. तो कई जगह पे हम फर्नेस के ऊपर तो फोकस करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में हम उस जैसे हम क्या बोलते हैं वाटर सर्कुलेशन के ऊपर उतना फोकस नहीं करते हैं. एक थोड़ा सा निगलेक्टेड एरिया रह जाता है. तो यहाँ पर एक चूक हो सकती है, इसलिए मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि उसका जो इनकमिंग टेम्परेचर है और आउटगोइंग टेम्परेचर उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो किसी भी हाल में आपको 25 से कम होना चाहिए, तभी आपका सैंड कूलर इफेक्टिवली काम करेगा, नहीं तो वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा. उसी तरह सैंड कूलर में लीकेज है तो आपको निकालना पड़ेगा. सैंड कूलर में से कुछ लीकेजेस है तो वो निकाल के अगर आप उसको पूरी तरह से पक्का बनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू बेटर एफिशिएंसी. Do not add or reduce more than 0.5 kg of bentonite and 0.2 kg of colbon in single shot or single time. कभी भी आप चेंज करना चाहते हो तो कभी भी जो आपका बेंटोनाइट एडिशन है उसको एकदम से 2 किलो से या आधा किलो 1 किलो से या 1.5 किलो से मत बढ़ाइए. उसको धीरे धीरे 0.5 से के अंदर से बढ़ाइए. मतलब आप अगर आप 5 किलो डाल रहे हैं तो उसको 7 किलो एक साथ मत कीजिए. उसको 5.5 कीजिए, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, उसके बाद 6 कीजिए ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो सैंड की मेंटेन हो जाएगी. आपके सैंड में क्या बोलते हैं उसको पैचेस नहीं आएंगे. नहीं तो क्या होगा, एक पूरा ज़्यादा बेंटोनाइट वाला पैच आ जाएगा,
कम बेंटो वाला पैच आ जाएगा। तो आपको यूनिफॉर्मिटी अगर सैंड की मेंटेन करनी है तो आपको जो एडिशन रेट है उसको भी काफ़ी संभल के चेंज करना पड़ेगा, कम करते समय भी और बढ़ाते समय भी। इसी तरह एक और दो चीज़ें हैं, एक तो जो फ्रेश सैंड है उसको एक साथ डालिए मत। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक साथ फ्रेश सैंड को ऐड कर देते हैं, जिससे एक जो सैंड का पूरा एरिया होता है उसमें बहुत सारी फ्रेश सैंड रहती है, दूसरे एरिया में कुछ नहीं। तो फ्रेश सैंड को ऐड करते समय भी यूनिफॉर्मली ऐड कीजिए। एक और चीज़ यहाँ पर मैं दिमाग में आई, मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में मिस कर गया, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी सैंड मिक्सर है उसमें भी लीकेज होते हैं, तो उसको भी आप अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डोर होता है, ओपनिंग डोर, जहाँ से आपका डिस्चार्ज होता है सैंड का, वहाँ पर कई बार लीकेजेस होते हैं। वो डोर ठीक से उस बॉडी को चिपकता नहीं है और उसके वजह से बीच में जो गैप रहता है, उस गैप में से क्या होता है, जब भी मिक्सिंग होता रहता है वो जो मिट्टी है, जो सूखी मिट्टी है वो आती रहती है, और दैट सूखी मिट्टी वो ड्राई सैंड फ्लो ऑन द बेल्ट, और वो बाद में जाके हॉपर में आती है और हॉपर से मोल्डिंग बॉक्स में आ जाती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू हैव टू ऐड सम कुशन, वहाँ पर कुछ कुशन देना पड़ेगा आपको, ताकि वो जो डोर है वो सही तरीके से बंद हो सके। ज़ीरो वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ये कुछ फोटो है जिसमें आप देख रहे हैं कि सैंड कूलर डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम। तो डस्ट एक्सट्रैक्शन में भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, दो जगह पे डस्ट एक्सट्रैक्शन होता है। एक जो कूलर है उसके ऊपर होता है, जहाँ से ब्लोअर ऊपर डस्ट खींचता है, वहाँ पर एक इस तरह का नॉब होता है। ये जो दूसरा नॉब मैं दिखा रहा हूँ वो ऊपर होता है, जहाँ पर आपका कूलर है, वहाँ पर आपको सेटिंग करना पड़ता है। और दूसरा सेटिंग आपको करना पड़ता है जहाँ पर आप डस्ट जमा करते हो, जहाँ पर आपका चूट है वहाँ पर एक। तो दोनों जगह पे आपको एक ही सेटिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। दोनों जगह का सेटिंग आपका एक ही होना चाहिए, और दोनों जगह आप सेटिंग करो, नहीं तो एक ही जगह सेटिंग करोगे और दूसरी जगह मिस करोगे तो क्या होगा, वो जो डस्ट है वो पहले यहाँ से निकलेगी लेकिन दूसरे यहाँ से फिर अंदर जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों जगह पे वो सेटिंग करना चाहिए। सेटिंग करने के लिए आपको कहीं तो मार्किंग करना चाहिए कि मेरा पहले क्या था, अब क्या है, 60 क्या है, 40 क्या है, क्लोज क्या है, ओपन क्या है। यहाँ पर आप शायद देख नहीं पा रहे हो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन क्लोज, लिखा हुआ है सही तरीके से। तो आपको पता होगा कि इस तरफ गए तो ओपन होता है, इस तरफ गए तो क्लोज होता है। तो आपको वो सही तरीके से उसको पता होना जरूरी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीएलसी कंट्रोल से किस तरह हम सैंड और एडिटिव्स मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह उसको वैलिडेट कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आपके पास क्या चल रहा है उसकी जानकारी होना इम्पोर्टेंट है कि मेरा अभी कितना बेंटोइट जा रहा है, कितना कोलबॉन जा रहा है, मैं कितना सैंड अभी मिक्स कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। कूलर की एफिशिएंसी बात कर रहे हैं हम, इनकमिंग इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर शुड बी मॉनिटर, और कितना मैक्सिमम मेरा जा रहा है, कितना मिनिमम जा रहा है, कितना डिग्री मेरा अंदर कम हो रहा है, इस सारी चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए। एंड यू हैव टू एनालाइज इट इन अ प्रॉपर वे कि कब क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट लगाने से मेरा बढ़ जाता है तो उसके बाद मुझे क्या करना। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एक्शंस। ये कुछ सैंड पिलॉप के फोटोज़ हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैंड पिलॉप है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सैंड पिलॉप। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ी सी सैंड चिपकनी चाहिए। 100% अगर आपकी सैंड रिमूव हो जाती है, पूरा कास्टिंग क्या बोलते हैं उसको, निकल जाता है सैंड से, ग्रीन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जो आखिरी वाली सैंड चिपकी हुई है, इट इज़ नथिंग बट अ डस्ट। ये बिल्कुल छोटी छोटी ग्रेन्स हैं जो आपको नहीं चाहिए। एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ अ डेड क्ले। अगर इसको भी आप रिमूव करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका डेड क्ले बढ़ेगा। तो कुछ सैंड तो बाहर जानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हीटेड है, ओवर हीटेड है, और उसका बेंटोनाइट का जो डिटोरेशन है बहुत ज़्यादा है, और वो इतना डिटोरेट हो चुका है, इतना बर्न हो चुका है कि नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नथिंग बट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि एक जला हुआ बेंटोनाइट की तरह, ऐश की तरह हो चुकी है। तो इसलिए उसको बाहर निकालना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सैंड पिलॉप का दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर एंड दिस इज़ अ पुअर पिक्चर। ये सैंड पिलॉप नहीं चाहिए। अगर ये सैंड पिलॉप रहेगा तो क्या होगा, हमारी सैंड सिस्टम से बाहर निकल के जाएगी, और बाहर निकल के जाएगी तो वी कैनॉट एबल टू मेंटेन आवर हॉपर लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारा हॉपर लेवल जो भी है उसको हमें मेंटेन करना है। So this is about the presentation. Now you can ask
me the questions if any.